अध्याय 31 महाशक्ति के 9 क्षेत्र। अध्याय 31 महाशक्ति के 9 क्षेत्र। लिन वेई हैरान रह गया और बिना किसी वजह के उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर जब वह इक्विपमेंट रिफाइनर यूनियन में था तो एक बार चू वेई से हार गया था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया, यह सोचकर कि यह बस एक दुर्घटना थी। उन्हें यकीन नहीं था कि अपने फैमिली बैकग्राउंड और काबिलियत के साथ वह एक गरीब स्टूडेंट को हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा, बेशक मैंने, लिन वेई ने कहा था कि जिस हथियार की तुमने प्रैक्टिस की है उसमें कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हर कोई मुझसे सहमत होगा, है ना? सबने तुरंत कहा, बेशक मास्टर लिन वेई ने इतने सारे हथियारों की प्रैक्टिस की है, बेशक हम आपसे सहमत हैं। यह सही है। मास्टर लिन वेई ने तुम्हारे हथियार नहीं पहचाने, तुम्हें वापस जाकर और प्रैक्टिस करनी चाहिए, नौजवान। भीड़ के जबरदस्त सपोर्ट से लिन वेई का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उनके चेहरे पर मुस्कान और साफ दिखने लगी। चू वेई ने मजाक उड़ाया। उसकी राय में उसके आसपास के लोग बस बेवकूफों का एक ग्रुप थे और उसने उस समय उन पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं उठाई। अपना सिर घुमाते हुए उसने टैंग मायर से कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी रिफाइनर्स यूनियन के बनाए हथियार हैं? टांग मायर हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आया कि चू वेई का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ। चू वेई के बनाए हथियार ऑफिशियली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं बेचे गए हैं, इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बेचे गए हथियार अभी भी पहले रिफाइनर्स यूनियन द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। प्लीज मिस टैंग, रिफाइनर्स यूनियन के बनाए कुछ हथियार निकाल लीजिए। टैंग मायर को अभी भी कुछ देर तक नहीं पता था कि चू वेई क्या करने वाला है, लेकिन चू वेई के कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन को देखकर उसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी वाले ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रिफाइनर्स यूनियन द्वारा बेची जा रही कुछ लंबी तलवारें निकाली। मेरे बनाए हथियारों में से एक लंबी तलवार चुनो। सिक्योरिटी वाले ने जमीन पर चू वेई के बनाए हथियारों में से एक लंबी तलवार निकाली। तो फिर अपने बाएं हाथ में मेरी तलवार और अपने दाहिने हाथ में रिफाइनर्स यूनियन की तलवार का इस्तेमाल करके एक दूसरे को काट डालो। ये सभी फर्स्ट लेवल के हथियार हैं। जो भी तलवार पहले टूटेगी, एक नजर में साफ हो जाएगा कि किसका हथियार कचरा है। सिक्योरिटी वाले ने समझा कि उसे इसी वजह से तलवार लेने के लिए कहा गया था। सब लोग तुरंत समझ गए। उस बड़े आदमी के बाएं और दाएं हाथ में दो हथियार देखकर सब लोग मन ही मन भौहें चढ़ाने लगे। क्या यह नौजवान सच में ऐसा करने को लेकर पक्का है? दूसरों को लगा कि चू वेई सिर्फ बेइज्जती चाहता था और रिफाइनिंग के मामले में रिफाइनर्स यूनियन के अधिकार को चुनौती दे रहा था। बैंग बैंग। बड़े आदमी का बचाव करने वाले बड़े आदमी ने दो लंबी तलवारें घुमाईं और उन्हें जोर से टकराया। एक क्लिक के साथ बड़े आदमी का बचाव करने वाले बड़े आदमी के दाहिने हाथ में लंबी तलवार में असल में एक गैप आ गया। अरे, क्या तुमने देखा? गैप वाली लंबी तलवार रिफाइनर्स यूनियन की लगती है। जैसे ही लंबी तलवार में गैप आया, सबके लहजे में तुरंत कंफ्यूजन का भाव आ गया, क्योंकि रिफाइनर्स यूनियन जिस पर वे विश्वास करते थे, पलट दी गई थी। यह सच लगता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिफाइनर्स यूनियन के हथियार एक जवान आदमी के बनाए हथियारों से कमतर होंगे। मैंने पहले भी उसे बहुत सपोर्ट किया था। लगता है लिन वेई को जलन हुई होगी जब उसने कहा कि दूसरे लोगों के हथियारों में पहले दिक्कतें थीं। हाँ, मैं सचमुच अंधा था। ऐसा लगता है कि रिफाइनर्स यूनियन बकवास है। घटनाओं के 180 डिग्री के बदलाव ने लिन वेई को चौंका दिया। भीड़ ने अब उनकी जितनी तारीफ की उतनी ही बुराई भी की। बकवास का पुलिंदा, तुम मुझे क्या कह रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। देखने वालों की भीड़ ने लिन वेई को दहाड़ते देखा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। लिन वेई को ताइवान शहर में वेई शाओ कहा जा सकता है, जिसका मतलब है कि वह ताकत का प्रतिनिधि है। उनके पिता लिन कियानयुआन पूरे ताइवान शहर में अकेले दूसरे लेवल के रिफाइनर हैं। पूरे ताइवान शहर की सुरक्षा के लिए सभी हथियार उन्होंने ही बनाए हैं। इसके अलावा लिन कियानयुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन सुपर पावर दायरे तक पहुंच गई है और वह ताइवान शहर के कुछ टॉप बॉस में से एक है। आध्यात्मिक ऊर्जा युग में साधना के टॉप 5 क्षेत्रों में से सुपर पावर, अवेकन, सेकंड अवेकन, ग्रेट अवेकन, अल्टीमेट अवेकन, हर जगह को 9 लेवल में बांटा गया है। साधना का पहला कदम आध्यात्मिक ऊर्जा को समझना है, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अभी अभी आया बच्चा इस लेवल पर होता है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 तक पहुंचती है तो आप सुपर पावर की दुनिया में जा सकते हैं। जब तक आप इस दुनिया में जाते हैं, भले ही आप बिना सुपर पावर के पैदा हुए हों, आप साधना के जरिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सुपर पावर को समझ सकते हैं और उन्हें जीतने के बाद अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि जो कोई भी सुपर पावर के दायरे में पहुंचता है, उसके पास सुपर पावर जरूर होगी।
सुपर पावर की लड़ाई की ताकत बहुत मजबूत होती है, जैसे आग की सुपर पावर बहुत ज्यादा होती है और यह लोगों को बिना राख छोड़े जला सकती है। एक और उदाहरण, बर्फ की सुपर पावर एक पल में सब कुछ जमा सकती है। लिन वेई के पास ऐसे पिता हैं जो उनका साथ देते हैं, और जिन लोगों पर चिल्लाया जाता था वे गुस्सा तो करते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। जो लोग चुपके से लिन वेई को देखते थे उनके हाव भाव ज्यादातर नफरत भरे होते थे। अध्याय 32, लिन वेई असंतुष्ट है। अध्याय 32, लिन वेई असंतुष्ट है। चू वेई भी चुपके से मुस्कुराया। आज जब वह पहली बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया तो हथियार की दुकान के मालिक ने उसे एक पिस्तौल की सलाह दी। उस समय चू वेई जानता था कि रिफाइनर्स यूनियन के बनाए हथियार उसकी क्वालिटी जितने अच्छे नहीं थे। चू वेई ने उस समय ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तेमाल इस स्टेज पर किया जाएगा। लिन वेई ने इस बार सचमुच अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली। मैंने ये हथियार खुद नहीं बनाए हैं। मैं हथियारों को बेहतर बनाने में आपसे मुकाबला करना चाहता हूं। क्या तुम्हारी हिम्मत है? लिन वेई ने भीड़ से नजरें हटाईं और चू वेई की तरफ देखा। उसे लगा कि आज वह चू वेई से कुछ शब्दों में निपट सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से फेल हो जाएगा। उसे यकीन नहीं हुआ। वह यह मान नहीं पा रहा था कि वह, लिन वेई, ताइयुआन शहर के एक बड़े बॉस लिन कियान्युआन का बेटा, एक गरीब स्टूडेंट के हाथों फेल हो जाएगा, और वह भी 2 बार। और यह तांग मेर के सामने था। अब वह बस यही चाहता था कि पहले वह अपना चेहरा वापस पा ले और फिर चू वेई को पकड़कर उसे टॉर्चर करके मार डालने का मौका ढूंढे। क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हें इसका पछतावा है? चू वेई अभी भी शांति से बोल रहा था, एक साधु गुरु की तरह महसूस कर रहा था। मुझे तुम पर पछतावा है, तुम XX अपनी बहन होने का नाटक कर रही हो। चू वेई के इस तरह के दिखावे को देखकर लिन वेई पूरी तरह से गुस्से में आ गया। क्योंकि आप मुकाबला करना चाहते हैं तो ठीक है। जो भी हारेगा वह दूसरी पार्टी को 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स देगा। चू वेई का आइडिया इस मामले से बहुत सारा पैसा कमाना है। लिन वेई पहले से ही गुस्से में है और वह निश्चित रूप से उसकी बताई शर्तों को मान लेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। जो हारेगा वो दूसरी पार्टी को 3 बार डैड कहेगा। 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती हैं, लेकिन लिन वेई के लिए यह सबसे जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि वह अपना गुस्सा निकालना चाहता है और अपना चेहरा वापस पाना चाहता है। वह न सिर्फ रिफाइनिंग इक्विपमेंट में चू वेई को हराना चाहता है और सबको बताना चाहता है कि चू वेई उसे नहीं हरा सकता, बल्कि वह यह भी चाहता है कि चू वेई सबके सामने उसे डैड कहे। इसे बेइज्जती कहते हैं, ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। चू वेई मुस्कुराया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। पूरे ताइयुआन शहर में सिर्फ लिन वेई के पिता ही सेकंड लेवल रिफाइनर हैं। बाकी सब फर्स्ट लेवल रिफाइनर हैं, जिसमें लिन वेई भी शामिल है। चू वेई पहले से ही फर्स्ट लेवल रिफाइनर में सबसे ऊपर है। वह यह सोचकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह सिर्फ 16 साल का है और उसे एक और बेऔलाद बेटा पैदा करना होगा। भीड़ फिर से हंगामा करने लगी, क्या वे मुकाबला करने जा रहे हैं? बेशक, क्या तुम यह नहीं समझते? अगर तुम हार गए तो मुझे डैड कहना, और 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स हैं। अरे, अगर मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स दी जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर तुम ऊपर जाओ और मुकाबला करो। वह अगर वह ऊपर जाएगा तो शायद किसी को डैड ही कहेगा। हाँ हाँ। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद लिन वेई ने 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स के लिए जरूरी सिक्के टैंग मायर को सुरक्षित रखने के लिए दे दिए, जिन्हें टैंग मायर के हाथों में शर्त का पैसा माना गया। और चू वेई ने 50 हथियार बनाने के इनाम को शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया, जो टांग मायर के हाथों में 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स भी थीं। टैंग मायर ने सिक्योरिटी वालों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्क्वायर में भीड़ को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, ताकि दोनों के लिए जगह खाली रहे। हालांकि भीड़ पीछे हट गई, लेकिन वे गए नहीं, बल्कि और भी लोग आते गए। ऐसा लग रहा था कि न सिर्फ कोई भी इस अच्छे शो को मिस नहीं करना चाहता था, बल्कि कुछ लोग तो इसके बारे में सुनकर दूसरी जगहों से भी दौड़कर आ गए। क्या यह अभी शुरू हुआ है? लाओ हूं। अभी यह खत्म नहीं हुआ है, वे बस जगह साफ कर रहे थे, आप ठीक समय पर आ गए। बहुत बढ़िया, मैं आ गया। मैं कुछ खरबूजे के बीज और फल लाया हूं। क्या तुम्हें चाहिए? बेशक, देखते हुए खाओ। मुझे कुछ खरबूजे के बीज दो। मुझे भी कुछ दो। अध्याय 33, टैंग मियर का ध्यान। अध्याय 33, टैंग मियर का ध्यान। बूम बूम। 2 तेज आवाजों के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्क्वायर पर 1 मीटर से ज्यादा ऊंची 2 फोर्जिंग भट्टियां रखी गईं, और मौके पर शोर तुरंत शांत हो गया। चू वेई और लिन वेई दोनों अपनी अपनी फोर्जिंग भट्टियों के सामने खड़े थे। हथियार रिफाइनर होने के नाते वे दोनों अपने साथ अपनी अपनी फोर्जिंग भट्टियां लेकर चलते थे। रिफाइनिंग के लिए मटेरियल तैयार करने के बाद दोनों ने रिफाइनिंग शुरू कर दी। उन दोनों ने एक ही हथियार को बेहतर बनाया, काटने वाला चाकू।
स्लैशिंग नाइफ एक ऐसा हथियार है जिसे अक्सर कंपटीशन में हथियार बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के चाकू की एक खास बात होती है, यानी यह पहले लेवल का और दूसरे लेवल का हथियार दोनों हो सकता है। इस तरह के चाकू को रिफाइन करने का तरीका यह है कि वेपन रिफाइनर ब्लेड को तेज करने के लिए स्टील को लगातार दबाता है। इसे 6 बार दबाना एक क्वालिफाइड फर्स्ट लेवल वेपन है और इसे 9 बार दबाना सबसे अच्छी क्वालिटी वाला फर्स्ट लेवल वेपन है। अगर इसे 10 बार दबाया जाए तो यह दूसरे लेवल का हथियार है। यहां तक कि जो लोग रिफाइनिंग नहीं समझते वे भी इस तरह के हथियार कंपटीशन को रिफाइन करते समय साफ देख सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम बस एक गवार हो, लिन वेई ने गुस्से से कहा। फोर्जिंग फर्नेस खोली और उसमें स्लैशिंग नाइफ को रिफाइन करने का सामान फेंक दिया। चू वेई ने कुछ नहीं कहा। जब वह अपनी हरकतों से किसी के मुंह पर सीधा थप्पड़ मार सकता था तो ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं थी। चू वेई ने फोर्जिंग फर्नेस खोली और रिफाइनिंग भी शुरू कर दी। वाह, यह शुरू हो गया है। यह पहली बार है जब मैंने कोई हथियार रिफाइनर कंपटीशन देखा है। कोई हैरानी नहीं कि कुछ लोग हैरान थे। आखिर ताइवान शहर में सिर्फ एक ही हथियार रिफाइनर यूनियन थी। हफ्ते के दिनों में कोई भी लिन वेई और उनकी टीम को हथियार रिफाइन करने में चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए इस तरह का कंपटीशन असल में सभी के लिए पहली बार था। टैंग मायर की प्यारी आंखें चू वेई को घूर रही थीं। इस चू वेई ने जब से वह आया था उसे बहुत सी अनचाही चीजें दी थीं। क्या यह कंपटीशन भी वैसा ही होगा? जब चेन जी ने चू वेई को देखा तो उसकी आंखें बहुत उदास थीं। टांग मेर ने कहा कि वह चाहती थी कि वह इस चू वेई की वजह से चला जाए। अब चेन जी सच में चाहता था कि चू वेई हार जाए और साथ ही उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि लिन वेई जरूर जीते। अगर लिन वेई जीत जाता तो शायद वह अपनी छोटी सी दोस्ती की वजह से उसके लिए कुछ शब्द कह पाता और उसे टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बने रहने देता। भट्टी में आग तेज होती जा रही थी और हथियार बनाने वाले 2 लोगों की स्पीड भी तेज होती जा रही थी। देखो, लगता है लिन वेई ने अभी अभी स्लैश को 6 बार दबाया है। हाँ, हालांकि लिन वेई की बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। भीड़ में से 2 लोग जो रिफाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। सच में? तुमने यह कैसे देखा? हाँ, हम नहीं जानते, आप लोग हमें बताइए। भीड़ की उत्सुकता को देखते हुए दोनों लोग गर्व से भरे दिखे और इस कंपटीशन के लिए टेम्पररी कमेंटेटर के तौर पर काम करने लगे। ठीक है, उन्होंने स्लैश को गर्म किया और फिर ठंडा किया ताकि एक राउंड एक बार कंप्रेस हो जाए। ओह, तो यह ऐसा है। देखो, लिन वेई ने इसे एक बार फिर से कंप्रेस कर दिया। हाँ, यह सच में कमाल का है, लेकिन उसके सामने वाले जवान आदमी ने भी इसे 6 बार दबाया। हालांकि यह लिन वेई से धीमा है, लेकिन फिर भी यह बहुत पावरफुल है। सीन पर कमेंट्स अब एक तरफा नहीं थे जैसे लिन वेई के पहली बार आने पर थे। चू वेई के हथियार को रिफाइनर यूनियन के हथियार को काटते देखने के बाद किसी ने भी इस नौजवान को कम आंकने की हिम्मत नहीं की जो ताइवान शहर में मशहूर नहीं था, क्योंकि इस नौजवान में ताकत है। लिन वेई ने इसे 8 बार कंप्रेस किया है। इतनी जल्दी? लिन वेई की फोर्जिंग फर्नेस में आग बुझ गई और बुझ गई। यह 8वां कंप्रेशन था। उसकी फर्नेस में लगे चाकू से पहले ही ठंडी रोशनी निकल रही थी जो आसानी से किसी की हड्डियां काट सकती थी। ऐसा काटने वाला चाकू पहले से ही एक फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट है। इस समय लिन वेई रुक गया। अगर वह रिफाइन करता रहा तो हर बार प्रैक्टिस करने पर चाकू बेकार हो जाएगा। वह देखना चाहता था कि क्या चू वेई इसे 8वीं बार तक दबा सकता है। अगर नहीं तो वह सीधे जीत जाएगा। लिन वेई को रुकते देख लिन वेई के साथ आए एक और युवा मास्टर जुआंग मिन ने चू वेई से कहा, देहाती, क्या तुम स्पीड बढ़ा सकते हो? हमारा वेस्टब्रुक तुम्हारा इंतजार करने के लिए रुका है। अगर तुम नहीं बढ़ा सकते तो बस कह दो। हाँ, सही कहा। हमारा समय बर्बाद मत करो। हमारा समय और जवानी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक और युवा मास्टर कियान काई भी लार की सेना में शामिल हो गए। हफ्ते के दिनों में वे सब लिन वेई के पीछे पीछे चलते थे। यह देखकर कि लिन वेई का पलड़ा भारी है, वे तब तक चिल्लाना चाहते थे जब तक उनका गला बैठ न जाए। चू वेई ने उन्हें अनदेखा कर दिया। बिल्कुल बंदरों की तरह वह अभी भी शांत था। आग टेम्परेचर देख रहा था, भट्टी में आग को सुपर कंट्रोल कर रहा था और उसका शांत रूप एक मास्टर जैसा लग रहा था। टैंग मायर की खूबसूरत नजरें हमेशा चू वेई पर रहती थीं। यह शांत और स्थिर रवैया उन दूसरे स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग था जिन्हें उसने देखा था। उसकी सीरियस रिफाइनिंग को देखकर टैंग मायर बिना पलकें झपकाए उसे घूरे बिना नहीं रह सकी। खासकर उनका शांत स्वभाव कला जैसा था जिससे उनके पूरे शरीर पर एक तरह का आकर्षण झलकता था। अध्याय 34 इस जीवन में हारना असंभव है। अध्याय 34 इस जीवन में हारना असंभव है। 8वां कंप्रेशन पूरा हो गया है।
चू वेई का 8वां कंप्रेशन देखकर लिन वेई की आंखें हिल गईं, भट्टी में आग फिर से तेज हो गई और 9वां कंप्रेशन शुरू हो गया। 9वां कंप्रेशन पूरा हो गया। यह पहले से ही फर्स्ट लेवल रिफाइनर का पीक है। फिर चू वेई ने 9वां कंप्रेशन भी पूरा किया। लिन वेई रुका, चू वेई को देखा और अचानक बोला, क्या यही तुम्हारी लिमिट है? फर्स्ट लेवल रिफाइनर का पीक? चू वेई ने कुछ नहीं कहा। लिन वेई मुस्कुराया, जैसे अच्छा शो अभी शुरू हुआ हो। इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा। गवार, मुझे दिखाओ कि सेबर को 10 बार कैसे दबाते हैं और इसे दूसरे लेवल के हथियार में कैसे बदलते हैं। क्या? वह कृपाण को दूसरे लेवल के हथियार में बदलने जा रहा है? क्या ताइवान शहर में दूसरे लेवल का रिफाइनर आने वाला है? लिन वेई के शब्द बम की तरह थे, जिससे उसके आसपास की भीड़ तुरंत फट गई। आपको यह जानना होगा कि इन सालों में ताइवान शहर में सिर्फ एक सेकंड लेवल रिफाइनर है, लिन कियान्युआन। आप सेकंड लेवल रिफाइनर तक पहुंचने में होने वाली मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अब एक और सेकंड लेवल रिफाइनर है। लोगों को अचानक लगा कि लिन परिवार हथियारों को रिफाइन करने में बहुत अच्छा है। पिता और पुत्र दोनों ही सेकंड लेवल रिफाइनर थे। अब से ताइवान शहर की रिफाइनिंग की दुनिया में आखिरी फैसला उन्हीं का होना चाहिए। और मुझे डर है कि आसपास के शहर भी हथियार खरीदने के लिए यहां आएंगे। आखिर दूसरे छोटे शहरों में 2 सेकंड लेवल के रिफाइनर नहीं होते। लिन वेई के चेहरे पर गर्व का भाव था। उसे लग रहा था कि भविष्य में ताइवान शहर के आसपास की रिफाइनिंग की दुनिया में उसकी कितनी तारीफ होगी। उसकी भट्टी की आग फिर से तेज हो गई। आग की लपटों में 1 मीटर से ज्यादा लंबे तांग दाव स्टाइल सेबर का ब्लेड और तेज और मजबूत हो गया। भट्टी की आग ठंडी हो गई और युद्ध की तलवार 10 बार दबकर भट्टी से बाहर आ गई। ब्लेड ठंडा और बहुत सुंदर था। बर्फ जैसा सफेद ब्लेड, ऐसा लग रहा था कि आसानी से स्टील को काट सकता है। इंसानी मांस और खून को तो छोड़ ही दीजिए, यह एक जानलेवा हथियार है। अरे नहीं, क्या हम हारने वाले हैं? टैंग मायर ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे लगा कि लिन वेई और चू वेई दोनों फर्स्ट लेवल रिफाइनर हैं और उनकी रिफाइनिंग स्किल्स बराबर होनी चाहिए। अगर चू वेई जीतता भी नहीं तो भी वह हारता नहीं। इसके अलावा उसने अंदर से सोचा कि चू वेई जीत जाएगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि लिन वेई के पास सच में कोई चाल है? वह पहले से ही सेकंड लेवल रिफाइनर था। बहुत बढ़िया, सेकंड लेवल रिफाइनर। वेस्टब्रुक कमाल का है। उसका भविष्य असीमित है। अरे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या तुम अभी भी रिफाइन कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो हार मान लो और मुझे डैडी कहो। जुआंग मिन को लगा कि लिन वेई पहले ही जीत चुका है। वह और कियान काई लाउडस्पीकर लेकर सीधे यह घोषणा करना चाहते थे कि जीत का फल उनके कैंप को मिला है। इस उम्र में वह दूसरे लेवल के रिफाइनर तक पहुंच गए हैं। वह वाकई एक टैलेंटेड वेस्टब्रुक हैं। लिन वेई ने चू वेई को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने 10 बार कंप्रेस किया था, जो कि सिर्फ सेकंड लेवल रिफाइनर ही कर सकता था। चू वेई, तुम मुझसे क्यों लड़ते हो? मुझे पहले ही पता चल गया है कि मैं तुम्हें खा सकता हूं, एक गवार। लिन वेई इस समय चुप था। उसने चू वेई को देखा। उसे यह पसंद आया कि दूसरे लोग उसके सामने हारने के बाद कैसे संघर्ष करते हैं। वह एहसास बहुत अच्छा था। सिस्टम, मैं मेन एट्रीब्यूट पॉइंट्स को विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स में बदलना चाहता हूं और फिर विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल सेकंड लेवल रिफाइनिंग नॉलेज के बदले करना चाहता हूं। चीजें इस पॉइंट पर पहुंच गई हैं जो चू वेई की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन वेई भले ही कमीना है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और वह दूसरे लेवल के रिफाइनर तक पहुंच गया है। हालांकि यह सब बेकार है। गॉड सिस्टम हाथ में हो तो हारना नामुमकिन है और यह जिंदगी में कभी मुमकिन नहीं होगा। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक कन्वर्ट कर लिया है। डिंग, होस्ट को सेकंड लेवल रिफाइनिंग नॉलेज मिल गई है। आप सभी सेकंड लेवल वेपन्स को रिफाइन कर सकते हैं। अध्याय 35 पूरी तरह से पिटाई। अध्याय 35 पूरी तरह से पिटाई। अरे, टाइम वेस्ट मत करो। जब कोई आदमी हारता है तो उसे तुम्हें डैडी कहना चाहिए। बात न करने का क्या मतलब है? जुआंग मिंग ने फिर से आग्रह किया। हाँ, जल्दी करो। मैंने कहा है कि हमारा समय कीमती है। यह तुम्हारी तरह नहीं है, एक बेचारे स्टूडेंट की तरह। हमारा समय भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें इसका इस्तेमाल बड़े काम करने में करना चाहिए। कियान काई ने भी लिन वेई के लिए पागलपन से खेला। चेन जी के मुंह पर मुस्कान आ गई। वह पक्की थी। लिन वेई जीत जाएगा। अगर लिन वेई दूसरे लेवल के हथियार रिफाइनर के तौर पर उसके लिए एक शब्द भी कहने को तैयार होता तो टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट टैंग बो भी उसे कुछ इज्जत देते। उसकी नौकरी बच जाती। आसपास के दूसरे लोगों की नजरें भी चू वेई पर थीं, लेकिन वे कियान काई और जुआंग मिंग से अलग थीं। वे अब चू वेई पर नहीं हंसे। इसके उलट उनमें से कई को उम्मीद थी कि चू वेई जवाब दे सकता है।
क्योंकि लिन वेई ने पहले सभी लोगों को कचरा कहकर डांटा था। भीड़ के सामने चू वेई ने धीरे से अपनी युद्ध तलवार, जिसे 9 बार दबाया गया था, फिर से भट्टी में फेंक दी। क्या क्या वह इसे 10वीं बार भी कंप्रेस करने वाला है? क्या वह भी सेकंड लेवल रिफाइनर है? हे भगवान, सेकंड लेवल रिफाइनर बनना इतना आसान कब हो गया? जरूरी नहीं, शायद उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसने कोशिश की, शायद उसे जल्द ही दबा दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए। कियान काई, जुआंग मिंग, चेन जी और दूसरों ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर चू वेई भी सेकंड लेवल रिफाइनर होता तो क्या होता। भट्टी की आग ठंडी हो गई और चू वेई 10 बार सफलतापूर्वक दबा। आसपास की भीड़ तुरंत शांत हो गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि सड़क के किनारे से बहती हवा की आवाज साफ सुनी जा सकती है। फिर सब लोग धमाके की तरह बातें करने लगे। आप सही कह रहे हैं, यह युवक भी दूसरे दर्जे का रिफाइनर है। हाँ, आज का दिन बहुत अजीब है। मुझे लगा कि यह फर्स्ट लेवल रिफाइनर के बीच कंपटीशन है, लेकिन यह 2 सेकंड लेवल रिफाइनर निकले। हे भगवान, सेकंड लेवल रिफाइनर बड़े लोगों के लेवल पर हैं। क्या आज हमने बड़े लोगों के बीच कोई कंपटीशन देखा? लेकिन इससे पहले कि सब शांत हो पाते, चू वेई ने सबकी आंखों के सामने 10 बार दबाकर युद्ध की तलवार को फिर से भट्टी में फेंक दिया। वह क्या करने वाला है? क्या वह इसे 11वीं बार कंप्रेस करने जा रहा है? एक पल के लिए तो सभी को लगा कि वे रिएक्ट नहीं कर सकते। लिन वेई ने यह देखा और इस समय उसका रिएक्शन बाकी सबसे अलग था। वह बिजली की तरह था, वह परेशान और डरा हुआ था। वह अभी अभी सेकंड लेवल रिफाइनर में आया था और उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। 10 गुना कंप्रेस कर पाना ही उसकी सबसे बड़ी लिमिट थी। अगर चू वेई इसे एक बार और दबा पाता तो वह हार जाता। हालांकि जल्द ही चू वेई की फोर्जिन भट्टी में आग फिर से ठंडी हो गई और 11वां कंप्रेशन सफल रहा। लिन वेई अचानक नरम पड़ गया। उसने कभी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सोचा था जो हो गई। वह हार गया। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। लिन वेई को यह उम्मीद नहीं थी कि चू वेई ने सच में तलवार को फिर से भट्टी में फेंक दिया। 12वां कंप्रेशन सफल रहा। हे भगवान, वह फिर सफल हो गया। क्या तुमने देखा कि लिन वेई ने बहुत पहले ही रिफाइनिंग बंद कर दी थी? वह नौजवान पहले ही जीत चुका था, लेकिन वह अभी भी रिफाइनिंग कर रहा था। क्यों? 2 कमेंटेटर, जो कुछ रिफाइनिंग इक्विपमेंट जानते थे, ने इस समय अपने बगल में खड़ी भीड़ से दबी हुई और उत्साहित आवाज में पूछा। क्यों? बेशक यह लिन वेई के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए था। टेम्पररी कमेंटेटर ने यह बात थूक उड़ाते हुए और घमंड से कही। जैसे ही भीड़ ने बोलना खत्म किया, चू वेई 13वीं बार कंप्रेस करने में सफल हो गया। देखो, यह फिर से सफल हुआ। 13 बार, लिन वेई केवल 10 बार, उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, कमेंटेटर ने उत्साह से दोहराया। काश इस समय कोई रेडियो होता। वह इस शानदार कंपटीशन का गोल्ड मेडल कमेंटेटर था। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि यह कोई कंपटीशन ही नहीं है, वह तो बस लिन वेई को हरा रहा है। हाँ हाँ, वह बस उसे पीट रहा है। उसे पीटना। बिल्कुल उसे हरा दिया। बिल्कुल उसे हरा रहा हूं। उसे हरा रहा हूं। अध्याय 36, महिलाओं के कपड़े पहने। अध्याय 36, महिलाओं के कपड़े पहने। इस समय भीड़ पूरी तरह से उत्तेजित लग रही थी। कई लोग यह भूल गए थे कि लिन वेई के पिता ताइयुआन शहर में एक बड़े बॉस थे और वे मौके पर डूडा डूडा चिल्लाने लगे। यह दृश्य एक पल में ही किसी कॉन्सर्ट जैसा रोमांचक था। लिन वेई को अपने आसपास की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने चू वेई को बहुत हैरानी से देखा। 13 बार कंप्रेशन, यह पहले से ही दूसरे लेवल के रिफाइनर का पीक है। उसके पिता लिन कियानयुआन इसी लेवल पर हैं। दूसरे शब्दों में, यह बेचारा स्टूडेंट, जिसे वह हमेशा नीची नजर से देखता था, असल में रिफाइनमेंट टेक्निक में अपने पिता के लेवल का है। यह कैसे संभव है? भीड़ में तांग मायर का एक्सप्रेशन अभी भी शांत था, लेकिन पानी भरी आंखों से चू वेई को चमकीली नजर से देखा जा रहा था। इस चू वेई ने सच में उसे एक और बड़ा सरप्राइज दिया, एक सेकंड लेवल रिफाइनर, और वह बहुत छोटा था। अफवाह है कि ईस्ट यूनियन में सबसे ताकतवर 5वें लेवल का रिफाइनर जिन फेंग अपनी उम्र में चू वेई से सिर्फ एक लेवल ऊपर था, जो यह साबित करने के लिए काफी है कि चू वेई का टैलेंट कितना मजबूत है। हो सकता है कि एक दिन वह जिन फेंग की तरह रिफाइनिंग का मास्टर बन जाए और यूनाइटेड नेशंस में एक मशहूर हस्ती बन जाए। बहुत कमाल है, मुझे हैरानी है कि वह किसका बेटा है। मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है, भीड़ में से किसी ने अचानक शादी का यह आइडिया कहा। भीड़ का उत्साह तुरंत गायब हो गया और फिर सबकी लार टपकने लगी। अरे, मेरी पोती लगभग आ ही गई है। आपकी पोती? आपकी पोती अभी भी मिट्टी में खेल रही है। क्या आप उसे बचपन से नहीं पाल सकते? यह व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोच रहा हूं। क्या आप सहमत हैं? पालन?
क्या आपको लगता है कि आप सुअर पाल रहे हैं? क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटी सुअर है? अरे, मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस लिए लड़ रहे हो। उसके जैसा एक युवा और होनहार लड़का भविष्य में निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशंस के सबसे ऊंचे लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाएगा और सबसे अच्छी ट्रेनिंग पाएगा। वह एक ड्रैगन है, इसलिए आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या? क्या लोगों को सपने देखने की इजाजत नहीं है? मुझे तो बस इस बच्चे का शांत अंदाज पसंद है, जैसे कोई मास्टर हो। जो दो लोग आपस में बहस कर रहे थे, वे तुरंत एक ही तरफ हो गए। यह सही है, यह सही है। ठीक है, यह मेरी गलती है। जिस व्यक्ति की आलोचना की गई थी, उसने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। भीड़ उत्साह से चर्चा कर रही थी, और चू वेई मुर्गियों के बीच सारस की तरह भीड़ में अलग दिख रहा था। इस समय चू वेई ने भीड़ में सबकी तारीफ या जलन भरी नजरों को स्वीकार किया। इस समय वह भीड़ में सबसे चमकते सितारे की तरह था। असंभव, यह असंभव है। मैं कैसे हार सकता हूं? मैं हथियारों को बेहतर बनाने का जीनियस हूं। लिन वेई की आंखें लाल थीं, और वह बहुत अनिच्छा से अपने दिल में दहाड़ रहा था। चू वेई के लिए तारीफ के वो शब्द और चू वेई के लिए तारीफ भरी वो आंखें, उनमें से हर एक उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था, जिससे उसका दिल खून से लथपथ हो रहा था। तुम हार गए, मुझे डैडी कहो। चू वेई ने फोर्जिन फर्नेस को हटा दिया, लिन वेई को ठंडी नजर से देखा और बोला। इस लिन वेई ने जब से उसे पहली बार देखा था, तब से उसे नीची नजर से देखा था। उसने न सिर्फ उसके लिए चीजें मुश्किल कर दी, बल्कि उसे मारने के लिए लोगों को भी भेजा। अगर उसके पास कोई ऐसा तुरुप का पत्ता न होता जिसके बारे में उसे पता न हो, तो शायद वह बहुत पहले ही उसके हाथों मर गया होता। और आज उसने न केवल पहले परेशानी खड़ी की, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को भी बर्बाद करने की योजना बनाई। इसलिए चू वेई उसे जाने नहीं दे सका। आप? लिन वेई ने दांत पीस लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा। मुझे डैडी कहो, मुझे डैडी कहो। उसके आसपास शो देखने वाली भीड़ को कभी बड़ी चीजों से डर नहीं लगता था। इसके अलावा बहुत से लोग पहले से ही लिन वेई को इतना घमंडी होने की वजह से नापसंद करते थे। अब ऐसा कोई नहीं था जो उसे पीटता नहीं था। जल्दी करो और चिल्लाओ। क्या रिफाइनर यूनियन का मैनेजर भी हार सकता है? किसी को आगे बढ़ते देख बाकी लोग लिन वेई से इतना नहीं डरते थे। क्या वह सबसे हिसाब बराबर कर सकता था? यह सही है। हमें यह मत सोचने दो कि तुम आदमी नहीं हो। अगर तुम हार भी नहीं सकती, तो मुझे डर है कि तुम दिल से औरत हो। औरतों के कपड़े पहनो। अध्याय 37 आध्यात्मिक क्यूई स्तर 2। अध्याय 37 आध्यात्मिक क्यूई स्तर 2। लिन वेई की आंखें लाल होती जा रही थीं। कहा जा सकता था कि चू वेई ने उसे बाघ की सवारी करने के लिए मजबूर किया था। अगर वह चिल्लाता, तो इतने सारे लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती। अगर वह चिल्लाता नहीं, तो लिन परिवार की कोई इज्जत नहीं रहती, और वे उस समय वेपन रिफाइनर यूनियन को कैसे लीड कर पाते। चू वेई, इसे मेरे लिए याद रखना। पापा, 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 लिन वेई ने जानलेवा अंदाज में 3 बार चिल्लाया। फिर वह बिना पीछे देखे चला गया, और जुआंग मिंग और कियान काई तुरंत उसके पीछे चले गए। वे तीनों शर्मिंदा लग रहे थे, और दुखी कुत्तों की तरह यहां से भाग जाना चाहते थे। खासकर लिन वेई, शायद आज उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जब वह जा रहा था तो कुत्ते की पॉटी पर पैर रख दिया। उस पल वह पागलों की तरह चिल्लाया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। चेनजी धीरे धीरे भीड़ से पीछे हट गया। लिन वेई की तरह उसकी सारी कल्पनाएं टूट चुकी थीं। वह जानता था कि टैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे दोबारा नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने चू वेई को नाराज कर दिया था। उसने चू वेई को मिलीजुली आंखों से देखा और आह भरी। उसे पछतावा हुआ। अगर वह दोबारा ऐसा कर पाता, तो वह जरूर चू वेई की अच्छी सेवा करता, और शायद भविष्य में उसके कुछ कनेक्शन बन जाते। चेनजी ने न सिर्फ तान फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स छोड़ा, बल्कि ताइयुआन शहर भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे डर था कि चू वेई उससे बदला लेगा। लिन वेई और दूसरों के जाने पर भीड़ का ज्यादा ध्यान नहीं गया। उनका ध्यान अभी भी चू वेई पर था। किसी ने चू वेई की तस्वीरें ले लीं। कुछ औरतें जो खुद को अच्छा दिखने वाला समझती थीं, चू वेई के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थीं। उनकी आंखें चुपके से एक दूसरे को देखती थीं, और वे धीरे से कहती थीं, छोटे भाई, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैं बस और मजबूत बनना चाहता हूं। भाई, क्या आप अपना सेकंड लेवल वेपन स्लैशिंग नाइफ बेचना चाहते हैं? कुछ लोगों को चू वेई की बनाई तलवार में दिलचस्पी है। जब चू वेई ने अपना सिर हिलाया, तो वे लोग तुरंत निराश हो गए। कितनी अफसोस की बात है, यह एक सेकंड लेवल का हथियार है। ठीक है, सब लोग मान जाओ। मिस्टर चू हमारे टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जाने माने गेस्ट हैं। हमें अंदर कुछ बात करनी है। टैंग मायर ने देखा कि चू वेई लोगों से किसी खजाने की तरह घिरा हुआ है, इसलिए उसने तुरंत चू वेई को भीड़ से बचाया और उसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैनेजमेंट रूम में ले गई।
जब चू वेई ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स छोड़ा तो वह अपनी जीती हुई ट्रॉफियां 20 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स और 13 टाइम कंप्रेशन चॉपर जिसे उसने रिफाइन किया था अपने साथ ले गया। जब वह मैनेजमेंट रूम में होती थी तो तांग मायर हमेशा चू वेई को पानी जैसी प्यारी आंखों से देखती थी, मानो वह उसका राज जानना चाहती हो। यह देखकर चू वेई ने कहा कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब चू वेई स्कूल लौटा तो लगभग शाम हो चुकी थी। आज चू वेइझेन को ताइवान शहर में मशहूर कहा जा सकता है। मुझे डर है कि अब से कोई भी उसे एक युवा हथियार रिफाइनर के रूप में नहीं जानेगा। जब वह स्कूल लौटा तो चू वेई तुरंत डॉर्मेट्री में वापस नहीं गया बल्कि साइलेंस रूम में चला गया। शांत कमरे में चू वेई ने 20 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स निकाली। जब 20 स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स एक साथ थीं तो चू वेई को लगा कि हवा में बह रही हवा सुकून दे रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा की गोली खाए। डिंग। होस्ट को 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है और स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 12,750 बटा 20,000 है। चू वेई ने फिर से खाना शुरू कर दिया। डिंग। 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी पाएं। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 13,750 बटा 20,000। डिंग। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 14,750 बटा 20,000 है। डिंग। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 15,750 बटा 20,000 है। डिंग। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 17,750 बटा 20,000 है। डिंग। ऑरा वैल्यू 20,750 बटा 20,000 है। चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 20,000 तक बढ़ती रही और चू वेई ने अपने हाथ में रखी स्पिरिचुअल एनर्जी की गोली खाना बंद कर दिया। डिंग। होस्ट को 20,000 स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंचने और स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 तक पहुंचने के लिए बधाई। मौजूदा कैरेक्टर पैनल। ताकत 10 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 1000 पाउंड है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स, 400 किलोग्राम से कम वजन के हमलों से बचाव करने में सक्षम। फुर्ती 3 पॉइंट्स, 2-5 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 5 पॉइंट्स, आप 5 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट्स को साफ साफ महसूस कर सकते हैं। विजडम 0 पॉइंट्स। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए खुद से विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑरा वैल्यू 750 बटा 40,000। स्पिरिचुअल एनर्जी का अभी का लेवल 2 है। मेन एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0 पॉइंट्स। सिस्टम के अगले वर्जन में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 0/100 की जरूरत है। नोट, मेन एट्रीब्यूट को अपनी मर्जी से दूसरे कई एट्रीब्यूट्स में बदला जा सकता है। होस्ट की क्षमता लाल बिजली। होस्ट कब्जा लेवल 1 वेपन रिफाइनर। हम चू वेई को बस इतना महसूस हुआ कि इस समय उसके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से दोगुनी हो गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुट्ठी भींच ली। पहले उसमें 1000 केजी ताकत थी, लेकिन अब वह पक्का 2000 केजी ताकत लगा सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी के लेवल 2 पर अपनी ताकत और डिफेंस को 100% तक बढ़ाया जा सकता है। डिंग। होस्ट को स्पिरिचुअल एनर्जी के दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए बधाई और आपको एक गिफ्ट पैक इनाम में मिलेगा। गिफ्ट पैकेज। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम के पैसिव रिवॉर्ड मोड में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिवॉर्ड देने के अलावा कुछ और भी हो? चू वेई को यह सिस्टम मिले हुए कई दिन हो गए हैं। इंटरमीडिएट सिस्टम के पैसिव मोड में लगभग हर रिवॉर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी है। बेशक हथियारों को रिफाइन करते समय वे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। यह पहली बार है जब ऐसा गिफ्ट पैकेज दिया गया है। चू वेई ने उत्सुकता से गिफ्ट बैग खोला। अध्याय 38 उपहार पैक। अध्याय 38 उपहार पैक। डिंग। वो लेवल की मार्शल आर्ट्स स्किल स्पिरिचुअल फिंगर गन पाने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग। होस्ट को डिफेंसिव आर्मर आयरन और वुड आर्मर पाने के लिए बधाई। डिंग। ब्रेसलेट स्पिरिचुअल शील्ड पाने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग। होस्ट को क्यूआई और ब्लड पिल मिलने पर बधाई। गिफ्ट पैकेज बांट दिया गया है। चू वेई के सामने हवा में फुटबॉल के साइज की कई रोशनी की गेंदें दिखाई दी। बीच वाली रोशनी की गेंद में एक सीक्रेट किताब थी। उसके बगल में रखी लाइट बॉल में हाईटेक स्टील आर्मर था, लेकिन उसका रंग लकड़ी जैसा था। दाईं ओर की लाइट बॉल में नक्काशीदार पैटर्न वाला एक स्पोर्ट्स ब्रेसलेट था। किनारे पर लगी हल्की गेंद में खून जैसी लाल गोली थी। चू वेई एक पल के लिए हैरान रह गया। इस बार सिस्टम ने जो इनाम दिए वे बहुत ज्यादा थे। चू वेई ने अपना हाथ बढ़ाया और सीक्रेट बुक से लाइट का बॉल पकड़ा। उसने सीक्रेट बुक खोली। अंदर कोई पेज नहीं था, लेकिन बाहर से यह एक किताब जैसी दिख रही थी। अंदर एक टैबलेट कंप्यूटर जैसा कुछ था, जिसकी स्क्रीन पर कुछ बड़े शब्द लिखे थे, स्पिरिचुअल फिंगर गन। लेवल एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स। चू वेई का दिल जोर से धड़क उठा। इस जमाने में इंसानों ने बहुत पहले ही कई मार्शल आर्ट्स डेवलप कर लिए हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी को बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
मार्शल आर्ट्स का लेवल अभी स्कूल में हेवन, अर्थ, स्पिरिट और मार्शल के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। हर लेवल को 3 लेवल में बांटा गया है, लो, मीडियम और हाई। ऐसी अफवाह है कि हेवन लेवल की मार्शल आर्ट बहुत पावरफुल होती है। जमीन को चीरना और समुद्र को चीरना भी नॉर्मल है। लेकिन इस तरह की मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। जो लोग हाई लेवल पर नहीं हैं, वे इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगला है अर्थ लेवल। हालांकि अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स हेवन लेवल मार्शल आर्ट्स जितने पावरफुल नहीं हैं, फिर भी एक मूव से शहर को तबाह किया जा सकता है। अफवाह है कि 100 साल पहले जब ईस्ट यूनियन पूरी तरह से एक नहीं हुआ था, तो ईस्ट यूनियन के डिंगबेई मार्क्विस ने आइस 1000 माइल्स अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स नाम का एक मूव इस्तेमाल किया था, जब वह उत्तर में दंगा करने वाले शहर से लड़ रहे थे। एक बार जब इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल हुआ, तो उत्तर में दंगा करने वाला शहर एक ही दिन में बर्फ का शहर बन गया और शहर में कोई भी नहीं बचा। लेकिन इस अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी लिमिटेशन हैं। कहा जाता है कि सिर्फ बर्फ से जुड़ी एबिलिटी वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्ग और धरती के रैंक के अलावा स्पिरिचुअल लेवल की मार्शल आर्ट्स भी बहुत कीमती हैं। कम से कम ताइवान शहर में सिर्फ शहर के मालिक और प्रिंसिपल के पास ही ऐसी मार्शल आर्ट्स हैं। स्पिरिचुअल लेवल मार्शल आर्ट्स के नीचे मार्शल लेवल मार्शल आर्ट्स आते हैं। हालांकि मार्शल लेवल मार्शल आर्ट्स में सबसे आखिर में आता है, फिर भी यह बहुत कीमती है। उदाहरण के लिए, जो स्टूडेंट स्कूल में सुपरनैचुरल शक्तियों के साथ पैदा होते हैं, उन्हें भी मार्शल लेवल मार्शल आर्ट्स सीखने से पहले स्कूल द्वारा तैयार करने की जरूरत होती है और वे मार्शल आर्ट्स का सबसे निचला लेवल सीखते हैं। चू वेई का हाथ कंप्यूटर बुक पर दबा हुआ था, जो एक टैबलेट की तरह थी। जब हाथ और कंप्यूटर बुक कनेक्ट हुए, तो चू वेई को बस यही लगा कि स्पिरिचुअल फिंगर गन की ट्रेनिंग का तरीका चू वेई के दिमाग में कॉपी हो गया है। स्पिरिचुअल फिंगर गन शरीर में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे उंगलियों पर दबाती है और फिर उसे गोली की तरह बाहर निकाल देती है। स्पिरिचुअल फिंगर गन दूर से हमला कर सकती है और बुलेट की पावर यूजर की स्पिरिचुअल एनर्जी पर निर्भर करती है। स्पिरिचुअल फिंगर गन सीखने के बाद चू वेई ने अपने बगल में लाइट ग्रुप में लकड़ी के स्टील आर्मर को देखा। जैसे ही उसने अपना हाथ अंदर डाला, आर्मर अपने आप चू वेई के शरीर पर ट्रांसफॉर्मर की तरह चढ़ गया। उसी समय चू वेई के दिमाग में आर्मर के बारे में एक जानकारी आई। यह आर्मर डिफॉर्म्ड स्टील से बना है और इसमें म्यूटेंट लकड़ी मिलाई गई है, ताकि आर्मर में न केवल सुपर हाई डिफेंस हो, बल्कि यह सुपर पावर की ताकत का कुछ हिस्सा भी रोक सके। चू वेई मुस्कुराया, यह एक जादुई रक्षा कवच है। आप जानते हैं, साधारण कवच आध्यात्मिक हमलों और नरक की आग के तोप के हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन यह कभी भी सुपर पावर हमलों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन यह कवच इसके कुछ हिस्से का सामना कर सकता है। चैप्टर 39 ताइवान शहर के हथियार रिफाइनिंग के टॉप पर मौजूद आदमी। चैप्टर 39 ताइवान शहर के हथियार रिफाइनिंग के टॉप पर मौजूद आदमी। उसने कवच की छाती पर अपनी उंगली दबाई और कवच तुरंत चू वेई के हाथ में एक स्पोर्ट्स ब्रेसलेट जैसा बन गया। इस जमाने में ऑरा और टेक्नोलॉजी एक साथ हैं और सब कुछ काफी हाईटेक और बहुत सुविधाजनक है। फिर चू वेई ने एक और लाइट बॉल से ऑरा शील्ड निकाली, जो खुद एक स्पोर्ट्स ब्रेसलेट जैसी दिख रही थी। जब उसने इसे पहना, तो चू वेई के दिमाग में वही जानकारी आई, ऑरा शील्ड एक ऑरा शील्ड जारी कर सकती है, जिसे सुपर पावर के दायरे से नीचे नहीं तोड़ा जा सकता। शील्ड को हर आधे महीने में ऑरा रिप्लेनिशमेंट की जरूरत होती है, नहीं तो इसका असर खत्म हो जाएगा। यह अच्छा है। चू वेई ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ऑरा शील्ड को देखा। इस शील्ड के साथ ताइवान शहर में तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन स्कूल में क्लास मॉनिटर झांग जून और उनके जैसे लोगों के सामने वह उन्हें सिर्फ शील्ड पहने हुए ही देख सकता था। एक आखिरी बात है। चू वेई ने आखिरी लाइट बॉल से खून जैसी लाल गोली निकाली। गोली क्यूआई और ब्लड पिल। इसे लेने के बाद यह इंसान के शरीर की क्यूआई और ब्लड को एक्टिवेट कर सकती है, जिससे लोग कम समय में अपने शरीर की क्षमता को एक्टिवेट कर सकते हैं और 20 गुना ताकत पा सकते हैं। कमजोरी यह है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। हे भगवान, यह तो कमाल है। 20 गुना ताकत के साथ चू वेई ने हिसाब लगाया कि अगर वह अपने अभी के स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 के साथ यह क्यूआई और ब्लड पिल लेता है, तो वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 8 वाले लोगों से लड़ सकता है। अपनी सुपरनैचुरल शक्तियों से वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 वाले लोगों से लड़ सकता है। हे भगवान, यह बहुत डरावना है। आप जानते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी में हर लेवल की बढ़ोतरी के साथ इंसान के शरीर की ताकत दोगुनी हो जाएगी, इसलिए कम लेवल वाले लोग असल में ऊंचे लेवल वाले लोगों को हरा नहीं सकते। और यह गोली न केवल इस परंपरा को तोड़ती है, बल्कि कई लेवल पर लड़ भी सकती है। यह तो आसमान के खिलाफ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गोली में इतनी ताकत होगी। अगर यह चीज बाहर फेंक दी गई, तो मुझे डर है कि पूरे ताइवान शहर के लोग इसके लिए लड़ने आ जाएंगे।
आखिर अगर सुपरनेचुरल दुनिया में किसी को यह गोली मिल गई तो वह अकेले ही पूरे ताइवान शहर पर कब्जा कर सकता है। इन चीजों को अच्छी तरह से रखने के बाद चू वेई संतुष्ट होकर शांत कमरे से बाहर चला गया। अचानक इस बार इस सिस्टम से मिला गिफ्ट पैकेज इतना पावरफुल था जो चू वेई की सोच से भी परे था। जब चू वेई डॉर्मेट्री में वापस आया तो उसे वे चीजें याद आईं जो उसे अभी अभी मिली थीं। उसने पाया कि मार्शल आर्ट्स को छोड़कर बाकी 3 चीजों पर लेवल मार्क नहीं थे। हालांकि कोई लेवल नहीं था, चू वेई जानता था कि ये आम चीजें नहीं थीं, खासकर क्यूई और ब्लड पिल। ये चीजें भविष्य में उसका तुरुप का पत्ता बन जाएंगी। डॉर्मेट्री में वापस आकर चू वेई ने देखा कि कई रूममेट पहले ही सो चुके थे। सबको जगाए बिना चू वेई ने बस नहाया और बिस्तर पर चला गया। बिस्तर पर लेटे हुए चू वेई को लगा कि आज का अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक दिन माना जा सकता है। पूरी रात कोई शब्द नहीं। अगले दिन आज का मेन कोर्स रिफाइनिंग क्लास है। रिफाइनिंग क्लास के बड़े क्लासरूम में सफेद दाढ़ी वाले टीचर यांग जियाओ एक टूटी फूटी फोर्जिंग भट्टी के सामने सबको रिफाइनिंग का ज्ञान समझा रहे थे और साथ ही वे यह भी बता रहे थे कि रिफाइनिंग मास्टर होना कितना नेक और शानदार है। चू वेई को सच में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सीट पर आंखें सिकोड़ लीं। आपको पता होना चाहिए कि चू वेई अब सेकंड लेवल रिफाइनर हैं और वह पहले से ही ताइवान शहर में रिफाइनरी के टॉप पर खड़े हैं। और यह सफेद दाढ़ी वाला टीचर यांग जियाओ तो बस एक आम फर्स्ट लेवल रिफाइनर है। वह इस लेवल पर चू वेई को कैसे सिखा सकता है? चू वेई ही उसे सिखा सकता है। अध्याय 40 शिक्षक। आपने जो कहा वह बहुत लंबा और गलत है। अध्याय 40 शिक्षक। आपने जो कहा वह बहुत लंबा और गलत है। असल में हालांकि शिलिंग स्कूल में इक्विपमेंट रिफाइनिंग क्लास हैं, लेकिन इक्विपमेंट रिफाइनर्स यूनियन जितना अच्छा इक्विपमेंट रिफाइनिंग का लेवल नहीं है। 2019 में पृथ्वी की तरह कुछ स्कूल प्रोफेशनल साइंस और इंजीनियरिंग स्कूल हैं और कुछ स्कूल प्रोफेशन कुकिंग टेक्निकल स्कूल हैं, जबकि शिलिंग स्कूल एक काफी बड़ा स्कूल है जिसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिए इसने इक्विपमेंट रिफाइनिंग लेवल के मामले में इक्विपमेंट रिफाइनर्स यूनियन को पूरी तरह हरा दिया। मो कांगक्स्यू ने बगल में खड़ी चू वेई को तिरछी नजरों से देखा। यह चू वेई कल क्लास में नहीं आया था और आज उसने क्लास के दौरान सीधे सोने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते शरीर मजबूत होने के बाद वह फूलने लगा था और टीचर ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया था। मो कांगक्स्यू की आंखों में उस समय नफरत के भाव थे। आखिर मो कांगक्स्यू हमेशा से टीचर के मन में एक अच्छा लड़का रहा है। चू वेई के अलावा भी ऐसे लोग जरूर हैं जो क्लास में आंखें सिकोड़कर सोना चाहते हैं। आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी के इस माने में ज्यादातर स्टूडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी बनाना चाहते हैं और फिर सुपरनेचुरल पावर पाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इक्विपमेंट रिफाइनर का रास्ता अपनाते हैं। हालांकि एक महान इक्विपमेंट रिफाइनर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, चाहे वह कहीं भी हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स को यह पसंद नहीं आता। खासकर कुछ छात्राएं क्लासरूम के कोने में चुपके से चर्चा करती हैं कि कौन सा लड़का हैंडसम है और किस लड़के का परिवार पावरफुल है। टीचर चू वेई क्लास में सो रहा है, जो साफ तौर पर आपके लिए बेइज्जती वाली बात है। अचानक एक आवाज ने यांग जियाओ को टोका जो रिफाइनिंग का ज्ञान समझा रहा था। यह व्यक्ति झाओ शी था जिसे कुछ दिन पहले ट्रेनिंग रूम में चू वेई ने पीटा था। झाओ शी की आवाज सुनकर यांग जियाओ ने तुरंत चू वेई की तरफ गुस्से से देखा। स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जानते थे कि यांग जियाओ को क्लास में सबसे ज्यादा जो बात बर्दाश्त नहीं होती थी वह थी स्टूडेंट्स का सोना। आमतौर पर जो छात्र सोते हैं उन्हें वह सबक सिखाएगा। झाओ शी मुस्कुराया और आखिरकार उसे चू वेई से हुई पिटाई का बदला लेने का मौका मिल गया। क्या चू वेई ने अच्छी नींद ली? यांग जियाओ चू वेई की सीट पर आया और उसकी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन इसी नरम आवाज ने क्लासरूम में सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि सब जानते थे कि यांग जियाओ जितना नरम होगा उतना ही ज्यादा गुस्सा होगा। पहले एक स्टूडेंट क्लास में सोता था, लेकिन यांग जियाओ ने उसे सीधे 1 महीने तक टॉयलेट साफ करने की सजा दी। कहा जाता है कि उस समय स्टूडेंट के माता पिता का ताइवान शहर में कुछ दबदबा था, इसलिए वे अकेले में यांग जियाओ के पास गए, लेकिन यांग जियाओ ने उन्हें स्कूल के गेट से थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। आपको पता होना चाहिए कि यह पेरेंट 9th लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन वह यांग जियाओ के हाथों में मुर्गे जैसा था, इसलिए यह अफवाह थी कि यांग जियाओ सुपर पावर के दायरे का मास्टर था और उसे नाराज नहीं कर सकता था। बाद में यांग शियाओ की क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट्स ने सोने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज कई छात्र सोना चाहते थे, लेकिन केवल चू वेई ने सोने की हिम्मत की। इस समय क्लास के सभी क्लासमेट चू वेई को देख रहे थे। बहुत से लोग पहले ही चू वेई की किस्मत के बारे में सोच चुके थे। हो सकता है कि चू वेई को इस महीने के लिए स्कूल टॉयलेट का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े। मैं ठीक ठाक सोया? चू वेई ने आंखें खोलीं और हैरानी से कहा, वो टीचर, ऐसा नहीं है कि मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन रिफाइनिंग के बारे में आपकी जानकारी बहुत लंबी चौड़ी है और कुछ जगहें ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। मैं सच में सो गया।
चू वेई ने यह बात आसानी से कह दी, लेकिन जब चू वेई ने बोलना खत्म किया तो पूरी क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग खुली आंखों से चू वेई को देख रहे थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि चू वेई ने अभी क्या कहा था। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट ने कहा, हे भगवान, यह चू वेई बहुत घमंडी है। उसने अभी कहा कि रिफाइनिंग इक्विपमेंट के बारे में टीचर की जानकारी गलत है। हाँ, बहुत घमंडी। सोच रहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्लास में तारीफ मिलने के बाद वह घमंडी हो सकता है। हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यांग जियाओ ने हंसते हुए धीरे से कहा, तो चू वेई, प्लीज मुझे बताओ, मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं कहाँ गलत हूँ? मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सही जवाब दे पाएंगे। हालांकि यांग जियाओ का एक्सप्रेशन मुस्कुराहट जैसा लग रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि यांग जियाओ इस समय गुस्से में था और अब यह बस तूफान से पहले की तैयारी थी।